हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी साइंस क्लास 7th के चैप्टर 6 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेज मीन्स भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के बारे में जानेंगे। हम अपने डेली लाइफ में भी देखते हैं, हमारे चारों ओर बहुत सारे चेंजेज होते रहती हैं। जैसे अगर हम शरबत बनाते हैं तो उसे बनाने के लिए पानी, चीनी और नींबू इन सबको लेते हैं। तो जब चीनी के घोल को पानी में मिलाया जाता है तो उस सॉल्यूशन को तैयार किया जाता है। तो ये भी क्या है, ये भी चीनी में क्या हो रहा है, चेंजेज हो रहा है। और जैसे अगर हम देखते हैं दूध से दही जमाया जाता है तो उससे क्या होता है, दूध जो है वो दही में बदल जाता है। तो ये क्या है, उसके परिवर्तन है, उसकी चेंजेज है। कभी कभी हम देखते हैं दूध खट्टा हो जाता है, तो ये दूध का खट्टा होना भी क्या है, एक टाइप का चेंज ही है। जैसे आप देखते होंगे कि खींचा हुआ रबर बैंड भी किसी चेंजेज को ही शो करता है। तो इस तरह हमारे इन्वायरमेंट में या हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे चेंजेज हमें देखने को मिलते हैं। तो उनके बारे में चलिए हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं कि कौन से चेंजेज किस टाइप के हैं। बताया गया है कि चेंजेज कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। चेंजेज कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है फिजिकल और एक होता है केमिकल चेंज। Properties such as shape, size, color and state of a substance are called its physical properties। मतलब वैसा प्रॉपर्टी जिसमें उसका शेप, साइज, कलर और उस सब्सटेंस की क्या स्टेट है, उसकी क्या अवस्था है, ये सारी प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज कहलाती है ये सारी प्रॉपर्टी। A change in which a substance undergoes a change in its physical properties is called a physical change। मतलब वैसा चेंज जिसमें किसी सब्सटेंस के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंजेज हो तो उसे हम क्या कहेंगे, फिजिकल चेंज। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने पढ़ा कि वैसी प्रॉपर्टी जिसमें उसका शेप, साइज, कलर और उसके जो भी सब्सटेंस है उसके स्टेट में की जो प्रॉपर्टी, उसकी क्या अवस्था है, उसकी जो प्रॉपर्टी, वही क्या कहलाती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो जब इस फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंजेज होंगे, किसी भी सब्सटेंस के इस फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंजेज होंगे तो उसी चेंजेस को हम क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज कहते हैं। और फिजिकल चेंज इज़ जनरली रिवर्सिबल। ये फिजिकल चेंज क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। इन सच अ चेंज नो न्यू सबस्टांसेज इज फॉर्म्ड। इस फिजिकल चेंज में किसी भी नए सबस्टांस का फॉर्म यानी किसी भी नए सबस्टांस का निर्माण नहीं होता है। फिजिकल चेंज की कुछ एक्टिविटी हमारे बुक में बताई गई है। जैसे कि अगर आप एक पेज लेते हो और उस पेज को 4 टुकड़ों में कट कर देते हो तो आप उसमें क्या चेंजेस देखते हो कि वो क्या होता है, उसके शेप में चेंज आ जाता है। तो क्या हम इस कागज़ को फिर से जोड़ के नए कागज़ बना सकते हैं, तो नहीं बना सकते हैं क्योंकि उसके शेप में चेंजेस आ गए। तो हमने जाना कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है कि उसके शेप में चेंज आ जाए, साइज में चेंज आ जाए, तो ये क्या कहलाता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस आ गया तो ये चेंज क्या कहलाएगा, फिजिकल चेंज कहलाएगा। जैसे कोई चौक है तो उस चौक को पीस पीस कर पेस्ट बना लिया जाता है, तो क्या उस पेस्ट से फिर दोबारा चौक बना सकते हैं, तो नहीं बना सकते हैं। तो इससे क्या होगा, वो जो चौक था उसके शेप में क्या हुआ, चेंजेज आ गया, उसके साइज़ में भी चेंजेज आ गया। तो इस तरह की प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी, फिजिकल प्रॉपर्टी, और ये चेंज क्या कहलाएगा, फिजिकल चेंज कहलाएगा। इस तरह हमने जाना कि फिजिकल चेंजेज में सबस्टांसेज के फिजिकल प्रॉपर्टीज में कुछ चेंजेज होते हैं और इन चेंजेस में कोई नए सबस्टेंस नहीं बनते हैं। और ये चेंजेस कैसे होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। अब आगे क्या दिया है कि व्हेन वी लीव अ पीस ऑफ आयरन इन द ओपन फॉर सम टाइम इट एक्वायर्स अ फिल्म ऑफ ब्राउनिश सबस्टेंस। यानी जब हम आयरन को खुले में रख देते हैं, यानी लोहे की किसी भी वस्तु को जब हम खुले में रख देते हैं उसके टुकड़े को कुछ समय के लिए, तो इसमें क्या हो जाता है, ब्राउन कलर के कुछ सबस्टेंस इस आयरन के ऊपर जमने लगते हैं और दिस सबस्टेंस इज कॉल्ड रस्ट। और यही सबस्टेंस क्या कहलाते हैं, इसी सबस्टेंस जो पदार्थ किसी भी लोहे की वस्तु के ऊपर जमने लगते हैं उसे हम कहते हैं रस्ट यानी जंग। और एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग। और ये जो प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया के थ्रू जंग लगता है यानी रस्ट किसी भी लोहे की वस्तु पर लग जाते हैं, तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, रस्टिंग यानी जंग लगना। देखिए इस इक्वेशन को ध्यान से, ये इक्वेशन क्या बताया है कि जब हम मैग्नीशियम लेते हैं, मैग्नीशियम की एक पतली तार को लेते हैं और उसे जब जलाते हैं, ऑक्सीजन क्या होता है, हमने पढ़ा था कि ऑक्सीजन जो है वो बर्निंग में सपोर्ट करता है। तो जब मैग्नीशियम लेते हैं और उसे बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम का क्या सिंबल होता है, Mg, और ऑक्सीजन का होता है O2। तो Mg + O2 तो बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO।
ये सारे जो सिम्बॉल्स है उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इन सारे सिम्बॉल्स जितने भी एटॉमिक नंबर होते हैं उसके सिम्बॉल्स और उनकी कितने कितने एटॉमिक नंबर्स हैं उसको मैं आपको एक वीडियो के थ्रू प्रोवाइड कर दूंगी, आप उसे ईजिली याद कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट है क्या रिएक्शन की मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका क्या सिंबल, यहाँ जब हम मैग्नीशियम को जब जलाते हैं तो हमें क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और जब इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को बुझाने के लिए, जब ये जलते रहता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो जब हम इसको बुझाने के लिए इसके ऊपर वाटर डालते हैं तो ये क्या करेगा, वाटर से रिएक्ट करेगा। तो जब मैग्नीशियम ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसका सिंबल होता है इसका MgOH का होल ट्वाइस। तो एज वी नो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज़ अ बेस, जैसा कि हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक बेस है यानी एक क्षार है। सो मैग्नीशियम ऑक्साइड इज़ अ न्यू सबस्टांस फॉर्म्ड ऑन बर्निंग। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या मिलता है, हमें नया सबस्टांस मिलता है। जब हम मैग्नीशियम और को जलाते हैं तो हमें एक नया सबस्टांस क्या मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और जब इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को, जब इसके ऊपर वाटर डाला जाता है, जब ये वाटर से रिएक्ट करता है तब एक नया सबस्टांस मिलता है, वो क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इस तरह जब हम रिएक्ट कराते हैं तो हमें नए नए सबस्टांसेस मिलते हैं। तो ये चेंजेज क्या कहलाती है, ये चेंजेज कहलाती है केमिकल चेंजेज। ये अब नेक्स्ट इक्वेशन के थ्रू भी केमिकल चेंजेज को कैसे बताया गया है कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया जाता है। कॉपर सल्फेट को हम नीला थोथा भी कहते हैं। तो जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया जाता है, ये किस कलर का होता है, ब्लू कलर का। और जब इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को आयरन से रिएक्ट कराया जाता है, यानी लोहे से जब इसे रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, नए सबस्टांस क्या बनते हैं, आयरन सल्फेट सॉल्यूशन। जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को आयरन से रिएक्ट कराया जाता है तो एक नया सबस्टांस बनता है आयरन सल्फेट सॉल्यूशन। ये जो आयरन सल्फेट सॉल्यूशन होता है वो किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का, और साथ ही देता है कॉपर। ये जो कॉपर होता है वो ब्राउन कलर का होता है जो डिपॉजिट हो जाता है। इसको एक्टिविटी के थ्रू भी आपको बताया गया है कि जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को लिया जाता है और उसमें एक ब्लेड डाल दी जाती है, तो जब ब्लेड डाला जाता है उसमें यानी आयरन डाला जाता है तो उससे क्या मिलता है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन मिल जाता है जो ग्रीन कलर का होता है। जो कॉपर बचते हैं उस ब्लेड पे ब्राउन कलर के डिपॉजिट हो जाते हैं, उस पर जमे हो जाते हैं। तो इस तरह ये जो चेंजेज है ये क्या कहलाता है, केमिकल चेंजेज कहलाता है, क्योंकि केमिकल चेंजेज में हम जानते हैं कि हमें न्यू सबस्टांस मिलते हैं। देखिए ये जो नेक्स्ट इक्वेशन दिया है उसे भी हम समझते हैं। तो हमने जाना कि जितने भी चेंजेज होते हैं, जितने भी नए सबस्टांस हमें मिलते हैं तो वो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें केमिकल चेंजेज का पता चलता है। केमिकल चेंजेज में हमें नए सबस्टांस मिलते हैं। देखिए इसमें क्या बताया गया है, विनेगर, विनेगर जिसे एसिडिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो जब विनेगर और बेकिंग सोडा को रिएक्ट कराया जाता है तो हमें एक नया प्रोडक्ट मिलता है, वो मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ अदर सबस्टांसेज मिलते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब लाइम वाटर से रिएक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या सिंबल होता है, CO2, और जब लाइम वाटर का क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस। तो जब CO2 CaOH का होल ट्वाइस से रिएक्ट करेगा तो एक जो प्रोडक्ट देगा वो बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे CaCO3 से डिनोट किया जाता है, प्लस वाटर, वाटर का क्या होता है, H2O। तो देखिए इसमें क्या बताया कि विनेगर एंड बेकिंग सोडा टुगेदर प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड विच टर्न लाइम वाटर मिल्की। यानी जब विनेगर और बेकिंग सोडा क्या प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, विच टर्न्ड लाइम वाटर, जो फिर क्या, ये दोनों जब रिएक्ट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर से रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या देते हैं, वो देते हैं कैल्शियम कार्बोनेट देते हैं, जिससे जो लाइम वाटर होता है वो क्या हो जाता है, वो मिल्की हो जाता है। जो यहाँ बताया गया कि विच टर्न लाइम वाटर मिल्की, यानी जो क्या करते हैं, लाइम वाटर को मिल्की कर देते हैं, यानी दूधिया कर देते हैं। नेक्स्ट क्या बताया कि ए चेंज in which one or more new substances are formed is called a chemical change। जैसा कि हमने जाना कि वैसा चेंज जिससे एक या एक से अधिक नए सबस्टांसेस फॉर्म होते हैं यानी निर्माण होता है, जिनका वो चेंज क्या कहलाता है, केमिकल चेंज कहलाता है। अ केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल चेंज को हम केमिकल रिएक्शन भी कह सकते हैं। ऑल न्यू सबस्टांसेज आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंजेज। जितने भी नए सबस्टांस बनते हैं वो
किसका रिजल्ट होता है और जो नए रिजल्ट हमें मिलते हैं वो किस चेंजेस के थ्रू मिलते हैं, वो मिलते हैं हमें केमिकल चेंजेस के थ्रू ही मिलते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल के थ्रू क्या बताया गया कि डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, डाइजेशन जो हमारे बॉडी में होता है फूड का, वो भी किस चेंजेस के थ्रू होता है, इसी केमिकल चेंजेस के थ्रू ही होता है। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स यानी फलों का पकना, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स यानी ग्रेप्स में जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है वो सब भी क्या है, केमिकल चेंजेज ही है। अ मेडिसिन इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ अ चेन ऑफ केमिकल रिएक्शन, मेडिसिन भी होता है जो बनता है यानी जो दवाइयाँ बनती है वो भी केमिकल रिएक्शन के थ्रू ही उसमें प्रोसेस होते हैं और लास्ट में जाकर हमें ये मेडिसिन मिलता है। प्लास्टिक्स एंड डिटर्जेंट्स प्रोडक्शन, ये प्लास्टिक्स और जितने भी डिटर्जेंट मिलते हैं यानी जो सर्फ हमें मिलता है वो जो प्रोड्यूस होता है वो भी इस केमिकल रिएक्शन के थ्रू ही होता है। एवरी न्यू मटेरियल्स, जितने भी नए मटेरियल्स बनते हैं वो सारे इस केमिकल चेंजेस के थ्रू ही बनते हैं। बाई केमिकल रिएक्शन हीट लाइट और एनी अदर रेडिएशन लाइक अल्ट्रावायलेट में बी गिवन ऑफ और ऑब्जर्व, यानी केमिकल रिएक्शन के द्वारा ही हीट लाइट और जितने भी अदर रेडिएशंस होते हैं जैसे अल्ट्रावायलेट यानी पराबैंगनी किरणों में जो रेडिएशंस होता है वो या निकलते हैं या फिर ऑब्जर्व किए जाते हैं, वो सारे किस रिएक्शन के थ्रू ही होता है, इस केमिकल रिएक्शन के थ्रू ही। इन सब में भी क्या होता है, केमिकल चेंजेज ही होते हैं। साउंड में भी प्रोड्यूस यानी जो साउंड प्रोड्यूस किया जाता है वो भी किसके थ्रू होता है, केमिकल चेंजेस के थ्रू ही होता है। अ चेंज इन स्मेल टेक प्लेस, या जो हमें स्मेल मिलता है, जो सुगंध हमें मिलती है वो भी किस चेंजेस के थ्रू ही मिलती है, केमिकल चेंजेस के थ्रू। अ गैस में भी फॉर्म्ड, जितने भी गैसेस बनती हैं उनका फॉर्मेशन होता है वो भी केमिकल चेंजेस के थ्रू ही गैसेस का फॉर्मेशन होता है। बर्निंग ऑफ कोल वुड लीव्स एंड एक्सप्लोजन ऑफ अ फायर वर्क इज़ अ केमिकल चेंज, यानी कोयले का जलना या फिर लकड़ियों का जलना, पत्तों का जलना या फिर फायर वर्क में जो एक्सप्लोजन होता है, जितने भी एक्सप्लोजन यानी जो विस्फोट होता है वो भी किसके कारण होता है, केमिकल चेंजेस के थ्रू ही होता है। आप देखते होंगे जब भी आप किसी फटाके को जलाते हैं वो फटता है, उसमें से धुआं निकलता है, उसमें से आवाज़ें आती हैं, तो ये सारे उसमें चेंजेज हो रही हैं। तो ये सारे चेंजेज किसके थ्रू हो रहे हैं, केमिकल चेंजेस के थ्रू ही हो रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशंस, यानी रस्टिंग यानी जंग जो लगता है, उस जंग लगने के प्रोसेस को भी हम इस इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए क्या इक्वेशन बताया गया है कि आयरन यानी लोहा जिसका सिंबल Fe प्लस ऑक्सीजन और प्लस वाटर, जब ये तीनों रिएक्ट करते हैं तो जंग लगता है। आप देखते होंगे जब भी आप खुले में किसी लोहे की वस्तु को रख देते हैं तो खुले में क्या यानी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, उसमें एयर प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में। तो जब लोहे की वस्तु को खुले में रखा जाता है तो अगर उस पर पानी की कुछ बूंदें पड़ जाती है या बरसात में या फिर जो मॉइस्चर या फिर जो इवेपोरेशन होता है एटमॉस्फेयर में वाटर प्रेजेंट होते हैं तो उससे क्या होता है, उस लोहे की वस्तु पे पानी आ जाता है और ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होता ही है। तो आयरन ऑक्सीजन और वाटर जब रिएक्ट करता है तो उसके कारण क्या हो जाते हैं, रस्ट यानी जंग लग जाता है। अब क्या इसका केमिकल नेम क्या है, आयरन ऑक्साइड, यानी रस्ट का केमिकल नेम होता है आयरन ऑक्साइड, जिसे Fe2O3 से डिनोट किया जाता है। फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर इज इसेंशियल, यानी जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और वाटर दोनों का होना ज़रूरी है, तभी ये जंग लगता है। अगर हम किसी भी वस्तु को बाहर खुले में नहीं रखेंगे, उस पर पानी की बूंदें नहीं पड़ने देंगे तो इससे क्या होगा, लोहे की वस्तु में जंग नहीं लगेगा। हाउ कैन यू प्रिवेंट रस्टिंग, तो आप रस्टिंग को कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, कैसे रोक सकते हो। तो प्रिवेंट आयरन आर्टिकल्स फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टेक्ट विथ ऑक्सीजन और वाटर और बोथ, यानी जितने भी आयरन आर्टिकल्स होते हैं अगर हम उन्हें एयर और वाटर के कांटेक्ट में या फिर एयर और वाटर दोनों के कांटेक्ट में नहीं आने देंगे तो उससे हम आयरन आर्टिकल्स को रस्ट होने से यानी आयरन पे जंग लगने से बचा सकते हैं। अप्लाई अ कोट ऑफ पेंट और ग्रीस, यानी जिस आयरन पे हम अगर पेंट कर देते हैं किसी भी आयरन की वस्तु पर, जैसे लोहे की वस्तु पर अगर हम पेंट कर देते हैं या उस पर ग्रीस पेंट कर दिया जाता है तो उससे क्या होगा, वो लोहे की वस्तु बच जाएगी, उस पर जंग नहीं लगता है। डिपॉजिट अ लेयर ऑफ अ मेटल लाइक क्रोमियम और जिंक ऑन आयरन,
यानी लोहे पे जब हम मेटल जैसे कि क्रोमियम या जिंक उसके ऊपर चढ़ा देते हैं तो उससे क्या होगा, उससे उस लोहे की वस्तु में, उस आयरन प्रोडक्ट में जंग रस्ट नहीं लगेगा। द प्रोसेस बाय विच डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। यानी वैसा प्रोसेस जिसके थ्रू आयरन के ऊपर जिंक का लेयर डिपॉजिट किया जाता है यानी चढ़ाया जाता है, तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, उस प्रोसेस को कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। जैसे कि आप देखते होंगे पाइप्स में, जो भी लोहे की पाइप होती है मोटी मोटी, जिसका यूज हम अपने घर के बाहर करते हैं पानी का सप्लाई के लिए या फिर टंकी में पानी का सप्लाई देने के लिए, तो वो पाइप देखते होंगे वो लोहे की होती है, लेकिन उसके ऊपर जिंक की लेयर चढ़ा दी जाती है। तो ये जो प्रोसेस होता है लोहे के ऊपर जिंक का लेयर चढ़ाने का, उसे हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। आप इवन शिप भी देखते होंगे, जो बड़े बड़े समुद्र में जो जहाज़ें चलाई जाती हैं वो हमेशा पानी में ही डूबी रहती है, लेकिन उस जहाज़ पे वो लोहे की बनी होती है, लेकिन उस जहाज़ पे जिंक का लेयर चढ़ाया जाता है जिससे उस पर रस्ट नहीं लगता है, जंग नहीं लगता है, और वो जो शिप होता है वो बचा रहता है जंग लगने से। और हर साल उस पर पेंट कर दी जाती है, उस पर देखा जाता है कि कहीं से जिंक का लेयर तो उखड़ नहीं रहा है। अगर वहाँ जिस एरिया से जिंक का लेयर हटता रहता है तो उस पर फिर से जिंक के लेयर चढ़ा दिए जाते हैं ताकि वो शिप जंग लगने से यानी रस्ट उस पर लगने से ये शिप बचा रहे। अब क्या दिया है नेक्स्ट के स्टेनलेस स्टील इज मेड बाय मिक्सिंग आयरन विथ कार्बन एंड मेटल्स लाइक क्रोमियम, निकेल एंड मैग्नीज। इट डज नॉट रस्ट। जितने भी स्टेनलेस स्टील होते हैं वो कैसे बने होते हैं, तो मेड बाय मिक्सिंग आयरन विथ कार्बन एंड मेटल्स लाइक क्रोमियम, निकेल एंड मैग्नीज। स्टेनलेस स्टील को बनाया जाता है आयरन के साथ में कार्बन और कुछ मेटल्स होते हैं। कौन कौन से मेटल, क्रोमियम, निकेल और मैग्नीज, इन सबको मिला के स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है और इस स्टेनलेस स्टील पे जंग नहीं लगते हैं। आप देखते होंगे स्टेनलेस स्टील के बहुत सारे बर्तन भी मार्केट में आते हैं। इवन आप देखते होंगे जो साइकिल पे आगे में जो हैंडल के नीचे जो लगा होता है, जो बहुत लाइट देते रहता है रॉड जैसा, वो भी क्या होता है, वो भी स्टेनलेस स्टील का ही बना होता है। पीछे का जो कैरियर होता है साइकिल का, वो भी स्टेनलेस स्टील का ही बना होता है, जिससे क्या होता है वो उन सब में जंग नहीं लगता है और हमारे सामान भी अच्छे रहते हैं, बर्बाद भी नहीं होती हैं। नेक्स्ट क्या दिया है कि द प्रोसेस बाय विच लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सबस्टांसेस कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम देयर सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। वैसा प्रोसेस जिसके थ्रू किसी सबस्टांस के प्योर क्रिस्टल्स उसके सॉल्यूशन से तैयार किए जाते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन इस प्रोसेस को कहते हैं। और यह एक फिजिकल चेंजेस का ही एग्जाम्पल होता है। ये जो क्रिस्टलाइजेशन होता है वो फिजिकल चेंजेस का एग्जाम्पल है। इसे आप पिक्चर में देखकर भी इजीली समझ सकते हो। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत सारी जानकारी मिलेगी। अगर आपको ये मेरे द्वारा बनाए गए हैंड रिटन नोट्स और साथ ही जो डिस्क्रिप्शन में आपको दे रही हूँ, अगर वो इजीली समझ में आ रहा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और अपने दोस्तों को शेयर करिए ही ज़रूर, और साथ ही उन्हें सब्सक्राइब करने को भी कहिए। और अगर आप देख रहे हैं तो आप भी अगर सब्सक्राइब नहीं किए इस चैनल को तो आप भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।